हाय एवरीवन। आज के सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का टाइप ऑफ लॉ। ठीक है, तो देखिए जितने भी हमारे लॉज हैं, ऐसे लॉज जो किसी क्राइम किसी ऑफेंस के साथ डील करते हैं, उन सारे लॉज को उन क्राइम जो वो सारे जो क्राइम्स हैं उनकी सीरियसनेस के बेसिस पे, गंभीरता के बेसिस पे, यानी कौन सा क्राइम कितना बड़ा है उसके बेसिस पे उन सारे लॉज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो क्या है? फर्स्ट है क्रिमिनल लॉ, सेकंड है सिविल लॉ, थर्ड है कॉमन लॉ एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ के साथ स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ क्या है? देखिए जितने भी हमारे ऐसे क्राइम हैं जो कि बाय नेचर बहुत ही ज़्यादा सीरियस माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े क्राइम माने जाते हैं, उन सबको क्रिमिनल लॉ के अंडर में रखा गया है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ उन सारे ऑफेंसेस के साथ डील करता है जो काफ़ी सीरियस होते हैं। अब इस तरह के ऑफेंस कौन से हैं तो उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, साइबर क्राइम, ये सब कुछ ऐसे क्राइम हैं, ऐसे ऑफेंस हैं जो कि काफ़ी सीरियस नेचर के माने जाते हैं, काफ़ी बड़े क्राइम होते हैं। ये सारे ऐसे क्राइम भी हैं जिनके केस में अगर जो है कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट नहीं करती, यानी अगर कोई पर्सन इस तरह के क्राइम को कमिट करता है या करते हुए पकड़ा जाता है तो उस कंडीशन में कोर्ट उसे बेल ग्रांट नहीं करेगी। इसी वजह से इस तरह के क्राइम को नॉन बेलेबल क्राइम भी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ ऐसे क्राइम, ऐसे ऑफेंसेस के साथ डील करता है जो कि बाय नेचर काफ़ी सीरियस होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रिमिनल। अब इसका पर्पस क्या है ये भी देख लेते हैं। क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या है? जो सोसाइटी है उसमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करना और पब्लिक को प्रोटेक्ट करना। ऐसे किसी भी ऑफेंडर से जो इस तरह का क्राइम करता है कैसे प्रोटेक्ट करना, उन ऑफेंसेस को करने वाले पर्सन को पनिश करके कोर्ट उन्हें पनिश करती है, उन्हें पनिशमेंट उनकी डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है। तो इस तरह का ऑफेंस अगर कोई भी पर्सन करता है तो कोर्ट उसे पनिश करती है और इस तरीके से पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है और इस तरह के क्रिमिनल बिहेवियर को डिस्करेज करती है। ठीक है, अब ये जो है क्रिमिनल लॉ, इसके अंडर में भी हमारे कुछ लॉज आते हैं जो कि इसे डिफाइन करते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ वॉज गवर्न अंडर द, मतलब ये सारे जो लॉज हैं वो इसे गवर्न करते हैं। गवर्न करने का मतलब है कि क्रिमिनल लॉ भी कलेक्शन है 3 और लॉज का जो ये बताते हैं कि क्रिमिनल लॉ में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं या किस तरह के क्राइम के साथ वो डील करेगा और कैसे करेगा। तो देखते हैं इंडियन पेनल कोड 1860। ठीक है, इंडियन पेनल कोड 1860 क्या करता है? ये डिफाइन करता है क्राइम को, यानी कौन सा क्राइम इन क्रिमिनल लॉ के अंडर में आएगा, उसका नेचर क्या होगा और किस तरह के क्राइम में किस तरह की पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो इंडियन पेनल कोड 1860 ये बताता है, या हम कहें ये बताता था, क्योंकि अभी जल्दी ही 1 जुलाई 2024 से ये जो हमारा लॉ है इसे रिप्लेस कर दिया गया है किससे? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इससे। ठीक है, तो ये मतलब कह सकते हो कि ये जो है हमारे इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 की एक अमेंडेड फॉर्म है, या इसमें कुछ नए रूल्स डाले गए हैं आज के समय को देखते हुए। तो इन शॉर्ट कि इसे रिप्लेस किया गया है किस नए लॉ से? भारतीय न्याय संहिता से। ठीक है, कब से? 1 जुलाई 2024 से। दूसरा हमारा जो लॉ था जो डील करता था, जो क्रिमिनल लॉ के अंडर में आता था, वो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973।
ये क्या करता था, देखिए 1860 हमें बताता था कि किस क्राइम में कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, जबकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हमें ये डिफ़ाइन करता है कि वो पनिशमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट की जाएगी, उसे एग्जीक्यूट करने का प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, ये बताता था हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। लेकिन इस लॉ को भी रिप्लेस कर दिया गया है किससे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। कब से किया गया है, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। थर्ड हमारा जो लॉ था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये एक्ट क्या करता था, ये एक्ट बताता था कि कौन से एविडेंस, किस तरह के एविडेंस, वो चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो या कुछ और हो या कोई ओरल एविडेंस हो, तो किस तरह के एविडेंस हमारी कोर्ट में एडमिसिबल होंगे या फिर मान्य होंगे। ठीक है, ये इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में बताता था कि कोई भी अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें किस तरह के एविडेंस, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, वो किस तरह के एविडेंस एडमिसेबल होंगे या मान्य होंगे। इसमें क्या क्या इंक्लूड था, इसमें कोर्ट मटेरियल को भी इंक्लूड किया गया था, बट केवल एफिडेविट जो होते हैं वो हमारे इन एविडेंस में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उनके साथ डील नहीं करता है। और एक और चीज़ है जिसके साथ वो डील नहीं करता है, वो है प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये दो चीज़ें अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि ये दो चीज़ों के साथ, इन दो चीज़ों, फर्स्ट क्या है एफिडेविट और सेकंड है प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, इनको छोड़ के कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, उसके एविडेंस हो, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, उन सब के साथ डील क्या करता था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लेकिन अब इस एक्ट को भी रिप्लेस किया गया है किस एक्ट से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य यानी प्रूफ, एविडेंस। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA फ्रॉम 1 जुलाई 2024। BSA इसका शॉर्ट फॉर्म है, वैसे इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा गया है। ठीक है, तो ये तीनों हमारे लॉज जो हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं 1 जुलाई 2024 से। इन लॉज को भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम बस इतना जान लेते हैं कि IPC रिप्लेस हुआ है किससे, भारतीय न्याय संहिता से। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रिप्लेस हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। ठीक है, कब से, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।